हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंडल क्लासेस। तो आज हम लोग क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 5 करेंगे। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चल रहा था जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। ठीक है, इसका पार्ट 5 आज है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या था, होमवर्क क्वेश्चन था और होमवर्क क्वेश्चन का आंसर जो है आपको खुद सॉल्व करना रहता है। ठीक है, जिसका आंसर अभी हम लोग मैच करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हिंट दे चुके थे हम प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या, फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। ओके, यहाँ पर पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इन ईच ब्रांच। ठीक है, तो यहाँ पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग सभी ब्रांच में देखेंगे। ठीक है, तो ब्रांच मतलब क्या होता है हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ब्रांच क्या होता है। ब्रांच होता है जब एक जो यहाँ पर इस जंक्शन जो होता है, जंक्शन वर्ड सुन चुके हैं हम लोग, जंक्शन दो जंक्शन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको ब्रांच बोलते हैं, जहाँ पर करंट जो है एक ही होता है, सेम होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग आगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग पहले डिस्कस किए थे कि यहाँ से जो हम लोग ईएमएफ का सोर्स देखेंगे। ठीक है, ईएमएफ का सोर्स से ही करंट का डायरेक्शन हम लोग लेते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और करंट का डायरेक्शन जो है पॉजिटिव से माना जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, I1, इसको I1 ले लिया। ठीक है, अब यहाँ से करंट डिवाइड हो गया और यहाँ करंट डिवाइड हो गया। इस हम लोग पढ़ चुके हैं कि जंक्शन जो होता है, जंक्शन पे जाने के बाद करंट का डायरेक्शन जो है बढ़ जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, और जंक्शन से पहले क्या होता है, करंट सेम होता है। तो इसका मतलब ये ब्रांच है पूरा और इस पॉइंट पर क्या है, जंक्शन है। ये पॉइंट क्या है, जंक्शन है। तो यहाँ पर करंट इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। तो सपोज कीजिए हम लोग मान लेते हैं ये करंट को I2। ठीक है, हम पहले भी बता चुके हैं क्वेश्चन में कि आप इसको अनइवनली कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, हम लोग कुछ मान के इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन जब दो ईएमएफ रहता है, ठीक है, हम लोग कल भी डिस्कस की थी इस बात को कि यहाँ से भी कुछ करंट मान सकते हैं, यहाँ से भी, बशर्ते हमको पता होना चाहिए जब पूरा सर्किट को हम लोग मान लेंगे, करंट का जो भी डायरेक्शन को मान रहे हैं, तो जब हम लोग यहाँ से यहाँ करेंगे तो इस पर जो सॉल्व किया वो करंट यहाँ पर आना चाहिए। मतलब ये एक ब्रांच है B2D, अगर इस पोर्शन का बात करें तो एक ब्रांच है, तो ब्रांच में दो अलग अलग करंट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि कैसे मानने के बाद एक ही सेम चीज़ आ जाता है करंट। ठीक है, तो ये है I2। अब हम लोग क्या मान सकते हैं, इसको I3 भी मान सकते हैं, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जाने के बाद फिर से करंट डिवाइड हो रहा है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी को नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि सबका जो है इक्वेशन मानने के बाद सबको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये I1 का सोर्स है और I2 यहाँ जा रहा है तो यहाँ पर लिख सकते हैं I1, सॉरी, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, I1 माइनस I2 लिख सकते हैं। ठीक है, I1 माइनस I2। ठीक है, तो I1 माइनस I2 मतलब I करंट में I2 चला गया, जो बचा वो I1 माइनस I2 है। इससे क्या हम लोग बचेंगे सॉल्यूशन से। ठीक है, ना नया क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। ठीक है, I3 को मानेंगे हम लोग ज़रूरत पड़ने पर। ठीक है, तो यहाँ से जब यहाँ पर तो I2 ही जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जब एक करंट इधर भी आएगा इधर भी आएगा, तो यहाँ पर कैसे हम लोग बच सकते हैं, हम लोग इस पर एक करंट मान लेते हैं। ठीक है, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि यहाँ से भी मान सकते हैं, जहाँ भी सोर्स है इसको मानते हैं I3। तो जब हम लोग इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो इधर से भी करंट कितना जाना चाहिए, I3। इसका मतलब सही है, क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ और आता है, यहाँ पर कुछ और, मतलब एक ब्रांच में दो अलग अलग करंट नहीं हो सकता। सॉल्व करने का टेक्निक देखना है। ठीक है, कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में। सॉल्व तो इसको I3 I4 मान के भी कर सकते हैं, हम लोग बात कर चुके हैं कि एक इसको लूप मानेंगे, एक इसको मानेंगे, इसको एक बड़ा मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं। तो मान सकते हैं एक से ज़्यादा, जो एक ही लूप को एक से ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हैं हम लोग, लेकिन उससे क्या होगा, टाइम टेकन ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि कैसे ईजी वे में कर सकते हैं। इसको I3 माने, इस जंक्शन पर कितना करंट आ गया है, इधर से I2 जा रहा है और इधर से I3 जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, इस पर करंट कितना हो गया, यहाँ पर ऐसे करंट हो गया I2 प्लस I3। ठीक है, तो I2 प्लस I3 क्यों, I2 इधर से जा रहा है, I3 यहाँ जा रहा है। तो किरचॉफ का फर्स्ट रूल से हम लोग पढ़े हैं, जितना भी करंट जो है एक जंक्शन पर जाता है उतना ही निकल जाता है, उसमें कुछ करंट जो है लेग बिहाइंड नहीं बचता। ठीक है, तो यहाँ पर I3 आया, I2 प्लस I3 इस जंक्शन पर। ठीक है, और यहाँ पर कितना करंट जा रहा है, फिर से वही क्वेश्चन है कि यहाँ पर कितना करंट जा रहा है। तो यहाँ पर जब I1 है तो ये सेम ब्रांच है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, I1 है। समझना क्वेश्चन को कैसे डील कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस जंक्शन के बाद यहाँ देखते हैं यहाँ पर कितना करंट आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, I2 प्लस I3 माइनस I1 आएगा।
कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है? I2 प्लस I3 इसके पास है और I1 इधर चल गया तो बचा कितना, I2 प्लस I3 माइनस I1, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे इस जंक्शन पे आ रहे हैं हम लोग, और इस जंक्शन पर करंट कितना आ रहा है, I2 प्लस I3 माइनस I1, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ कितना जा रहा है, I1 माइनस I2, क्योंकि ये पूरा एक ब्रांच है, यहाँ भी सेम करंट रहेगा जितना करंट यहाँ पर है, ठीक है। तो इस पे करंट कितना होगा, तो सिंपली इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया, I2 प्लस I3 माइनस I1, और जब इससे माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस I1 प्लस I2, यही होगा, ठीक है। माइनस करेंगे तो माइनस I1 प्लस I2 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है नेगेटिव, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद। तो यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग देखेंगे, एक मिनट, I2 प्लस I3 हो गया, I1 हो गया, यहाँ पर I1 माइनस I2 है, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस I1 है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस I2 कैंसिल हो जाता है, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा इसको फिर से लिखते हैं हम लोग, ठीक है। I2 प्लस I3 प्लस I1 माइनस I2 माइनस I1, सॉरी माइनस I2 प्लस I1, तो क्या हो गया, यहाँ पर I2 से I2 कैंसिल हो गया, I1 से I1 कैंसिल हो गया, ठीक है। बचा क्या, I3, तो यहाँ पर करंट कितना जा रहा है, I3, इसको सॉल्व करने के बाद। अब यहाँ से हम लोग को क्या पता चल रहा है कि हम लोग जब सॉल्व करके लाए इसको, ठीक है, तो यहाँ से भी I3 ही जा रहा है। अगर यहाँ पर अलग करंट आता है मतलब हम लोग जो है कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक किए हैं, ठीक है। तो इससे क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सिंपली जो है, और इससे सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस है प्लस है, ठीक है, सिंपली कट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो है I3 करंट बचा। I3 करंट यहाँ भी हम लोग माने थे, तो इसका मतलब क्या, हम लोग जो माने वो एक्यूरेट है, ठीक है। यहाँ पर कुछ और आता, फिर से बता रहे हैं कि अगर यहाँ पर कुछ मान रहे हैं हम लोग और फिर बाद में जब इसको कैलकुलेट करने के बाद यहाँ अगर कुछ और करंट आ रहा है, मतलब हम लोग का सोल्यूशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। और जब नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है कि I3 करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लूप मानेंगे, कोई भी लूप मान लेते हैं, A B, यहाँ पर एक नाम दे देते हैं C, ठीक है। तो ABCA सपोज कीजिए ये वाला लूप मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे, लूप ABCA में हम लोग देखते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे, I2 और 4I, तो क्या हो जाएगा 4I2, उसके बाद यहाँ से यहाँ जाना है, 2I है, 2 ओम है, ठीक है। हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर EMF आएगा वोल्ट आएगा तो डायरेक्ट लिख देंगे, और I और R आ रहा है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन को भी के टर्म में लिखना है, ठीक है, क्योंकि किरचॉफ सेकंड रूल हम लोग लगा रहे हैं, लूप रूल। तो 2 को इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2I2 प्लस 2I3, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से यहाँ आना है, तो यहाँ पर I1 है 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस I1, उसके बाद क्या है 10 वोल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली क्या लिखेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा -10 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, एक लूप। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, 6I2 प्लस 2I3 प्लस I1 इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। अब दूसरा लूप हम लोग लेते हैं, कौन सा लूप लेंगे, कोई भी लूप ले सकते हैं, इसको एक लूप ले लेते हैं, ठीक है, ADCA, तो इसको एक लूप ले रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं, इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं ACDA, ठीक है। तो हम लोग ले रहे हैं ADCA। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले I1 माइनस I2 4, तो क्या हो जाएगा 4I1 माइनस 4I2, मल्टीप्लाई हो जा रहा है सिंपली। फिर यहाँ से यहाँ जाना है 2, तो क्या हो जाएगा 2I2 प्लस 2I3 माइनस 2I1, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, इसके बाद यहाँ पर क्या मिल रहा है I1, सिर्फ I1 है, 1 से मल्टीपल हो रहा है, ठीक है, तो I1। उसके बाद फिर से नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, तो EMF क्या लेंगे -10 इज इक्वल टू 0। EMF का सम क्या होता है 0, वही लूप को हम लोग लूप रूल को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। 4I1 माइनस 2I1, तो क्या हो गया प्लस I1, 4I1 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 3I1 माइनस 4I2 प्लस 2I2, क्या हो गया -2I2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2I2। उसके बाद क्या है प्लस 2I3, तो क्या हो जाएगा प्लस 2I3 इज इक्वल टू 10। ये क्या हो गया दूसरा इक्वेशन।
यहाँ पर कितना हम लोग इंट्रोड्यूस किए अनडिफाइंड क्वांटिटी, सॉरी हम लोग जो लेट किए हैं, ठीक है, करंट को I1 I2 I3 और कुछ है I4 नहीं है, तो 3 इक्वेशन हम लोग को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो तीसरा इक्वेशन देखते हैं हम लोग, लूप लेते हैं, एक और लूप है मेरे पास, इस लूप को ले सकते हैं BDEB, ऐसे ले सकते हैं लूप BDEB, सॉरी CB है तो यहाँ पर CB लिख देते हैं सिर्फ, ठीक है, BCDEB, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, 2I2 प्लस 2I3, उसके बाद नीचे चल जाना है, प्लस 2I2 प्लस 2I3 माइनस 2I1, सिंपली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक। यहाँ से यहाँ फिर जाना है तो I3 है, और यहाँ पर वोल्ट कितना है, तो यहाँ पर कोई भी जो है रजिस्टर नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, सिंपली 5 वोल्ट को क्या लेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो -5 इज इक्वल टू 0, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा तो नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा तो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कोई रजिस्टर नहीं है, नहीं तो I3 से भी मल्टीप्लाई होता, ठीक है। तो यहाँ क्या आया, 2I2 प्लस 2I2 4I2 प्लस 2I3 प्लस 2I3 4I3, इसके बाद माइनस 2I1 इज इक्वल टू 5, ये क्या हो गया, इक्वेशन 3। अब हम लोग पास क्या है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा चीज़ है, इसको सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। इसको सॉल्व नहीं करने जा रहे हैं हम लोग अभी, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, जब वर्कशीट में अपना जो है सॉल्व कर लेना। यहाँ पर कैसे कर सकते हैं हम लोग, सो देख रहे हैं यहीं पर 2I2 है, यहाँ पर 6I2 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, और इजी पाथ खोजते हैं हम लोग, 2I2 है 4I2, इससे भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, 6I1 है, और यहाँ पर क्या है 2I1, तो मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हैं, पुटिंग का वैल्यू लगा के हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये था मेन, इतना समझना था कि करंट को हम लोग कैसे मानेंगे और कैसे हम लोग जो है करंट लास्ट में इतना आना चाहिए, ठीक। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे, 23 क्वेश्चन हो चुका था, आगे जो क्वेश्चन है वो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स सर्किट है, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना है इक्वेशन 1 2 3 को, ठीक है। आगे 24 क्वेश्चन नंबर को लिखना है, और आज जो है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो क्वेश्चन सीरीज हो रहा है ये एंड हो जाएगा, ठीक है। 30 क्वेश्चन है टोटल, और 30 क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 24 क्वेश्चन ये सर्किट क्वेश्चन है, 24 a part of the circuit in a steady state, स्टेडी के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग, स्टेडी क्या होता है, स्टेडी स्टेट along with the current flowing in its branches and the resistance is shown in figure, इसमें फिगर गिवन है, ठीक है। कैलकुलेट द एनर्जी stored in capacitor C is equal to 4 माइक्रोफैराड। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो हम लोग का प्रीवियस चैप्टर का लगेगा, ठीक है। हम लोग एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के बारे में पढ़ चुके हैं, तो इसका डायग्राम पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। ये ईएमएफ दिया हुआ है 4 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस है 3 ओम, और ये करंट का डायरेक्शन है 2 एम्पियर। इसके बाद
यहाँ पर करंट का डायरेक्शन कितना है, कितना करंट दिया, 1 एम्पियर, और ये कितना वैल्यू 3 ओम। यहाँ पर एक रेजिस्टर है, यहाँ कितना है 5 ओम, ये है 1 ओम, ये है 4 ओम, और यहाँ पर करंट जा रहा है, ठीक है। इसके बाद इधर है एक रेजिस्टर, और यहाँ पर है कैपेसिटर। कैपेसिटर का सिंबल आपको याद होगा, ठीक है, कैपेसिटर। रेजिस्टर है, कितना ओम का है, 1 ओम, 2 एम्पियर और 3 वोल्ट का ईएमएफ है, 3 वोल्ट ईएमएफ, ईएमएफ कितना दिया हुआ है, 3 वोल्ट। उसके बाद कुछ है, यहाँ पर एक रेजिस्टर है 3 ओम का, और यहाँ पर करंट कितना जा रहा है, 1 एम्पियर, ठीक है। कुछ छूट रहा है, ठीक है, सब कुछ ए बी सी डी ई, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक कॉम्प्लेक्स सा सर्किट दिया हुआ है, यहाँ पर क्या निकालना है हम लोग को, इस पर एनर्जी कितना स्टोर होगा। तो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या होता है, आपको सबसे पहले माइंड में ये आना चाहिए, हाफ CV², एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हाफ CV²। इसका डेरिवेशन भी हम लोग पिछले चैप्टर में कर चुके हैं, ठीक है। तो यूजेज जो है हर चैप्टर से एक दूसरे का लिंकअप होता है। अब इसको क्वेश्चन को हम लोग पढ़ना है। पार्ट ऑफ द सर्किट इन स्टेडी स्टेट अलॉन्ग विद द करंट फ्लोइंग इन इट्स ब्रांचेस। इसका ब्रांचेस में जो है करंट फ्लो कर रहा है स्टेडी स्टेट में, ठीक है। स्टेडी स्टेट मतलब उससे घट नहीं रहा है। हम लोग एक क्वेश्चन में भी देखे थे, उससे स्टेडी करंट जो है ड्रॉप आउट हो जाता है, ठीक है। लेकिन स्टेडी करंट जब स्टेडी वैल्यू दिया है मतलब वो फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है। एंड द रेजिस्टेंस इज शोन इन गिवन फिगर। रेजिस्टेंस दिया हुआ, कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड, मतलब सिर्फ यहाँ पर एनर्जी निकालना है, ठीक है। तो एनर्जी के लिए तो हम लोग को यहाँ पर सी का वैल्यू दिया हुआ है। सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 माइक्रोफेराड। तो यहाँ पर सी का वैल्यू कितना है, 4 माइक्रोफेराड। तो हमको चाहिए क्या, हाफ CV²। तो हमको क्या चाहिए, इसके अंदर जो है पोटेंशियल क्या, ए बी के बीच में जो है पोटेंशियल अगर हमको पता चल जाए, बी का वैल्यू पता चल जाए तो हम लोग एनर्जी निकाल सकते हैं। तो निकाल के देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग के लिए क्या चाहिए, भी निकालने के लिए हम लोग को करंट चाहिए, क्योंकि रजिस्टर तो फिक्स्ड वैल्यू का होता है। रजिस्टर जो है कहीं चेंज नहीं होता, ना ही जंक्शन पर होता है, ना ही ब्रांचेस में, कहीं पर उसका वैल्यू चेंज नहीं होता। तो हमको करंट चाहिए, स्पेसिफाइड करंट उस ब्रांच में कितना जा रहा है। तो यहाँ पर देखना है, ये 2 एम्पियर जा रहा है और यहाँ पर 1 एम्पियर। इसका मतलब यहाँ पर कितना जा रहा है, हम लोग फर्स्ट रूल लगा रहे हैं किरचॉफ का, 3 एम्पियर, ठीक है। 3 एम्पियर जा रहा है, यहाँ भी सेम 3 एम्पियर का जा रहा है। अब यहाँ पर आने के बाद ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, ठीक है। जंक्शन में लिया उसको। अब जंक्शन के बाद कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि कितना किस में गया। यहाँ पर 1 एम्पियर है, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे कि इधर कितना रिक्वायरमेंट है। इधर तो सर्किट इसके बाद नहीं है, तो मतलब वहाँ पर हमको पता नहीं है वैल्यू, तो इधर से देखेंगे। तो 1 एम्पियर क्या हो रहा है, यहाँ इस जंक्शन से 1 एम्पियर निकल रहा है, 1 एम्पियर जा रहा है। मतलब क्या है, ये 1 एम्पियर 1 मिनट 2 एम्पियर, ठीक है। ये 2 एम्पियर 1 ओम है, ठीक। तो इधर से इस जंक्शन से निकल कितना रहा, 2 एम्पियर, और इसमें जा कितना रहा, 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर जा रहा है, 2 एम्पियर निकल रहा है, तो इधर से कितना आ रहा होगा, 1 एम्पियर। जंक्शन रूल से, ठीक है। जंक्शन रूल क्या बोलता है कि जंक्शन पर जितना करंट आता है उतना ही निकलता है। तो यहाँ पर निकल 2 रहा है और 1 जा रहा है, तो यहाँ से कितना जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना है करंट, 1 एम्पियर। तो यहाँ से 3 आ रहा था, तो यहाँ पर कितना होगा, 2 एम्पियर। इतना समझ में आ रहा है। करंट को डायरेक्शन को पता चलना ही चाहिए। करंट का डायरेक्शन फाइंड आउट करने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो ऐसा सर्किट बनाना मुश्किल है, ठीक है, सॉल्व करवाना। यहाँ से 3 एम्पियर आ रहा है, यहाँ जब भी जंक्शन में करंट डिवाइड होगा दोनों तरफ का केस देखेंगे कि कहाँ पर कितना जा रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ क्लू दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में। अब यहाँ से हम लोग को पता चल गया है 1 एम्पियर, तो इधर से 2 एम्पियर जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इधर और सर्किट नहीं है तो हम लोग को पता नहीं चल सकता कितना जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इधर जो है जंक्शन का, इधर जो है कितना करंट इस जंक्शन के बाद आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग को करंट पता चल गया, हम लोग इसको सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है।
आप इसको प्रॉपर वे में लिख सकते हैं, ठीक है, कि इतना इस ब्रांचेस में इतना करंट जा रहा है, इससे हम सॉल्व करके बता रहे हैं बस, ठीक है, कि सॉल्व कैसे होता है उसको आप अपना लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अब हमको चाहिए पोटेंशियल, तो इस पॉइंट पर जो है एक ये रजिस्टर है, एक ये रजिस्टर है, ए पॉइंट के बाद AED ऐसा हम लोग जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका हमको लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि करंट यहाँ पर मिलने के बाद का हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर करंट मिल गया मतलब यहाँ पर पोटेंशियल कुछ अलग होगा, उससे अंतर नहीं है। हमको चाहिए क्या? इसका अंतर। हमको यहाँ पर पोटेंशियल चाहिए पॉइंट ए और बी में, तो इधर कितना है इधर कितना है इससे मतलब नहीं है। मतलब इस जो ये रेक्टेंगल बॉक्स है AEDB, इस पर हम लोग को देखना है कि कितना पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ 5 ओम है, यहाँ पर 1 ओम है, तो 6 ओम हो गया। टोटल कितना हो गया? 6 ओम। और हमको निकालना है V, ठीक है। तो पोटेंशियल निकालने के लिए 6 है और करंट कितना 3, तो क्या हो जाएगा 3 एम्पीयर। तो क्या हो गया 18 वोल्ट। 6 3 से 18 वोल्ट। तो 18 वोल्ट D तक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर करंट चेंज हो रहा है। हम लोग इस बात को पढ़ चुके हैं कि जो ब्रांचेस है वहाँ पर करंट सेम है, और करंट सेम है, रजिस्टर का वैल्यू फिक्स्ड है, तो इसका मतलब एक पोटेंशियल जो वहाँ पर पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है वो भी सेम है करंट के जैसे। अगर रजिस्टर इस रजिस्टर का वैल्यू चेंज नहीं हो सकता और ये करंट का वैल्यू चेंज नहीं हो सकता, मतलब क्या है यहाँ पर जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है उसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता है। जब तक करंट चेंज ना हो ब्रांचेस में जंक्शन पे जाने के बाद, तब तक पोटेंशियल सेम होता है। तो यहाँ जाने के बाद हम लोग को पता चला कि करंट जो है डिवीजन हो रहा है, और यहाँ पर कितना करंट, इसका स्पेसिफिक वैल्यू दिया होगा, ठीक है 2 ओम। तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 ओम। अब यहाँ से 1 ओम, यहाँ पर 2 ओम है और यहाँ पर 1 एम्पियर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं VAD, A से D तक का पोटेंशियल कितना है इतना। अब DB में कितना हो जाएगा 2 ओम इंटू 1 एम्पियर, तो क्या हो जाएगा 2 वोल्ट। V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पर वोल्ट 2 है और यहाँ पर वोल्ट 18 है, और हम लोग पढ़ चुके हैं कि वोल्ट जो है सिंपली एडिशन को फॉलो करता है, ठीक है। यहाँ पर वेक्टर का कोई केस नहीं आता। तो यहाँ पर 18 है, ठीक है, और यहाँ पर तो हम लोग देखेंगे E से प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर AE का वैल्यू निकाल सकते हैं, उसके बाद DB। तो टोटल वोल्ट कितना हो गया यहाँ पर इतना, VA2B कितना हो गया 18 + 2 20 वोल्ट। कितना हुआ टोटल 20 वोल्ट। तो 20 वोल्ट जो है यहाँ से यहाँ तक, इसको आप अपना फॉर्मूले में भी लिख सकते हैं कि AE में इतना हुआ, AD में इतना हुआ और DB में इतना हुआ, तो उसको प्लस और माइनस कर सकते हैं। सिंपली एडिशन को फॉलो कर रहा है, मीन 6 3 से 18 और +2, तो टोटल कितना वोल्ट आ गया 20 वोल्ट। अब A और B के बीच में वोल्ट इतना है, तो हम लोग सिंपली निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को फर्दर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज इक्वल टू हाफ CV², और C का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 माइक्रोफेराड, 4 इंटू 10 टू द पावर -6, और V का वैल्यू कितना 20 का स्क्वायर। यहाँ से 2 से कट गया, ठीक है। 20 का स्क्वायर 400 इंटू 8 इंटू 2 कितना हो गया 800 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल एनर्जी निकाल रहे हैं। 800 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल। तो इसका आंसर कितना होगा इतना। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इस डायरेक्शन को पहचानना, इस करंट का डायरेक्शन और इस करंट का डायरेक्शन। इस जंक्शन के बाद हम लोग का पोटेंशियल जो भी क्रिएट हो रहा है वो सेम है यहाँ तक। जब तक दूसरा जंक्शन नहीं आता उसका पोटेंशियल और करंट जो है सेम रहता है। उसके बाद इस जंक्शन में आने के बाद इसका करंट चेंज हुआ, तो करंट चेंज होने के बाद जो है हम लोग का जो वहाँ का पोटेंशियल का वैल्यू है वो चेंज हो गया। उसके बाद हम लोग क्रिएट किए, सॉरी यहाँ पर देखें कि A से B तक का टोटल कितना पोटेंशियल है। टोटल पोटेंशियल कितना हो गया 20 वोल्ट का से 20 वोल्ट आने के बाद हम लोग एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर निकाल दी हाफ CV², ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 25 क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन जो है किरचॉफ्स रूल से बेस्ड है, ठीक है। उसमें जो है अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है, उसको जो है किरचॉफ्स रूल को अप्लाई करके उसमें आंसर फाइंड आउट करना है। उसका हम लोग उसका जो है पैटर्न पढ़ चुके हैं कि 4 जो है गिवन रजिस्टर रहता है, उसमें एक रजिस्टर जो रहता है अगर बैलेंस रहा, बैलेंस अगर फॉलो कर रहा है तो वहाँ पर क्या हो जाता है करंट का वैल्यू 0 हो जाता है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन। फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस
फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस of the network shown in figure between A to B, A and B। तो ये है, अब इसका डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, ये रहा डायग्राम। यहाँ पर रजिस्टर दिया हुआ है, रजिस्टर का कुछ वैल्यू गिवन है। ऐसा सर्किट हम लोग पहले भी देख चुके हैं। और ये रहा एक और रजिस्टर, ठीक है, जिसका वैल्यू गिवन है, सबका वैल्यू गिवन है। और ये करंट का डायरेक्शन है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। वैल्यू कितना है, 2 ओम, 5 ओम, 4 ओम, 10 ओम। ये P है, Q है, R है, S है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, एक सर्किट गिवन है जिसका 4 रजिस्टर का अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। और बीच में जो रजिस्टर है उसका वैल्यू कितना, 50 ओम। अब इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है कि इसमें जो है इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आएगा। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे। हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज को बहुत अच्छे से पढ़े हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कब होता है, अनबैलेंस कब होता है, बैलेंस के कंडीशन में किस रूल को फॉलो करता है, अनबैलेंस होता है तो उस पर क्या इफेक्ट दिखता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये जो ब्रिज है ये व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं। व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए क्या था, 4 रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है, 4 रजिस्टर है, ठीक है। उसके बीच में एक रजिस्टर होना चाहिए, वो भी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज में बैलेंस है कि अनबैलेंस है, इसका केस हम लोग चेक करेंगे। तो हम लोग बैलेंस के लिए क्या था, P/Q = R/S। तो यहाँ पर क्या है, 2/5 = 4/10। सिंपली वैल्यू पुट कर दिए, तो क्या ये इक्वल है कि नहीं। इसको अगर सिंपली फॉर्म करेंगे तो 2/5 आएगा। तो इसका मतलब ये बैलेंस्ड है। अगर इक्वल नहीं होता तो क्या होता, अनबैलेंस्ड हो जाता। ये क्या है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। अनबैलेंस के केस में अलग होता है, जिसमें ये जो है इक्वल नहीं होता है, सॉरी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या, हम लोग जब पढ़े थे थ्योरीज में तब देखे थे कि जब ये बैलेंस होता है तो यहाँ पर जो है, यहाँ कुछ भी हम लोग C और D मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग पढ़े थे कि व्हीटस्टोन ब्रिज जब बैलेंस होता है तो जो पोटेंशियल होता है C और D का इक्वल होता है। मतलब इसमें क्या बोल सकते हैं, इसके बाद VC = VD, VC = VD, इसका केस हम लोग पढ़ चुके हैं। क्यों होता है ये भी हम लोग देखे थे कि पोटेंशियल इक्वल क्यों हो जाता है। और पोटेंशियल इक्वल होने के बाद क्या होता है, यहाँ पर जो है करंट जो है 0 हो जाता है। यहाँ पर जो करंट है वो 0 हो जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में जो है गैल्वेनोमीटर पर डिफ्लेक्शन नहीं दिखता है। यहाँ पर अगर गैल्वेनोमीटर रखेंगे तो डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा, मतलब करंट क्या है, 0 है। तो इसका मतलब इससे हमको मतलब नहीं है, क्योंकि अगर करंट ही नहीं है तो रेजिस्टर अकेले पोटेंशियल क्रिएट नहीं कर सकता है, या फिर उस रेजिस्टेंस का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, तो इसको हम लोग इस तरह भी देख सकते हैं कि यहाँ बीच में कुछ नहीं है, ठीक है। इसको सिंपली सोल्व करना है हम लोग को, सिंपली सोल्व हो जाएगा। देखते हैं इसका केस हम लोग देखेंगे। एक और क्वेश्चन इसी में, उसमें क्लैरिफाई होगा कि कब सीरीज और कब पैरेलल होता है। इसको हम लोग देख रहे हैं कि 2 और 5 जो, अगर यहाँ पर करंट नहीं है तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज है। अगर यहाँ पर करंट रहता उसका केस अलग बनता है, ठीक है। उसका एक और क्वेश्चन है, उसमें हम लोग देखेंगे। इसमें फिलहाल देख रहे हैं कि इसमें जो करंट नहीं है तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और ये दोनों क्या है, पैरेलल में, ठीक है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम लोग प्लेन पर लेंगे, प्लेन में, तो एक जो होगा ऐसे रहेगा, ठीक है, और ये दोनों क्या है, पैरेलल में रहेगा, ठीक है। सॉरी, ये दोनों सीरीज में रहेगा जब करंट नहीं रहेगा, करंट नहीं रहेगा।
तो ये दोनों सीरीज में है, मतलब ये दोनों सीरीज में और बीच में एक ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें करंट नहीं है, उसके नीचे ये है। तो मतलब ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में और बीच में कुछ नहीं है। तो इस सीरीज को ऐड कर देंगे, सीरीज को ऐड करके दोनों को पैरेलल में लगा देंगे, ठीक है। तो सिंपली क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ए बी का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए बी डायरेक्ट नहीं लिख सकते हम लोग क्योंकि पूरे का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इफेक्टिव रेजिस्टेंस एट 2 ओम एंड 5 ओम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 + 5 ओम। तो क्या हो गया, 7 ओम। 7 ओम हो गया, सिंपली सीरीज में है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस एट 4 ओम एंड 10 ओम, ठीक है, ये 10 है। 4 ओम और 10 ओम में कितना हो जाएगा, सिंपली क्या हो जाएगा, 4 + 10 कितना हो गया, 14। कितना हो गया टोटल, 14 ओम। अब 14 ओम हो गया, देन इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, वही निकालना हम लोग को। ए और बी के बीच में कितना हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल में। और हम लोग बात कर चुके थे, दो के केस में हम लोग सिंपली कर सकते हैं, उसको जो है 1 करने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, 14 7 से 98, सिंपली क्या हो जाएगा, 14 × 7 / 14 + 7 98/21। इसको काट सकते हैं हम लोग, इसको क्या हो जाएगा, 3 और 7 14। तो इतना ओम आंसर हो जाएगा, ठीक है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है, हम लोग दो केस में निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं, R1 × R2 / R1 + R2, दो केस में, ठीक है। जब दो रजिस्टर एक दूसरे के पैरेलल में हो तो ऐसा केस लगा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसी केस का जो है जस्ट जो है सिंपलर वर्जन होता है, जब दोनों रजिस्टर का वैल्यू सेम होता है तब हम लोग क्या करते हैं, सिंपली बाई 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ भी है, इसको जब सेम वैल्यू रहेगा ना तो बाई 2 करके भी आंसर ला सकते हैं। यहाँ पर सेम वैल्यू नहीं था इसीलिए बाई 2 नहीं करना है, ठीक है, डायरेक्ट A × B / A + B करना है, ठीक है, रजिस्टर का जो भी वैल्यू है। इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, इसी के बेस्ट पर क्वेश्चन है। वहाँ पर हम लोग को क्या समझ में आएगा इसके बाद कि जो है व्हीटस्टोन ब्रिज में जब करंट होता है, बैलेंस्ड कंडीशन में करंट नहीं होता, अनबैलेंस कंडीशन में क्या है, करंट होता है। तो जब अनबैलेंस्ड कंडीशन में करंट होता है तब दोनों में क्या इफेक्ट दिखता है, दोनों में सीरीज और पैरेलल का केस जो है कैसे जो है चेंज अप हो जाता है, उसको देखना है, उसको माइंड मेकअप करके रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन जो है उसी तरह का आता है, ठीक है। 26 फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, find the effective resistance between the point A and B when कंडीशन है दो, ठीक है। पहला कंडीशन क्या है, द स्विच S is open and when the switch S is closed। तो यहाँ पर क्वेश्चन, इससे पहले डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। ये रहा डायग्राम, ये रहा, यहाँ पर रजिस्टर दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है, ठीक है। और ये पॉइंट ए है
ये पॉइंट बी है, ठीक है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है, यहाँ तक है। इसका वैल्यू दिया हुआ है 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, 3 ओम, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर R1 R2 R3 R4, ठीक है। जब स्विच ऑन कर रहे हैं स्विच ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर व्हीटस्टोन का केस नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है करंट जो है रजिस्टर नहीं है, तो हम लोग व्हीटस्टोन लगा के कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि व्हीटस्टोन अगर हम लोग बैलेंस भी कर ले तो यहाँ पर कुछ ऐसा रजिस्टर है ही नहीं जिसके कारण हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर जो है करंट जो है जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या स्विच लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है इन द सेंस कि वहाँ पर करंट दे भी सकते हैं, करंट नहीं भी दे सकते हैं। तो क्या होगा, जब उसका रेजिस्टेंस क्या होगा इफेक्टिव, जब स्विच को ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे। ओपन मीन्स क्या, स्विच को अगर हम लोग बंद कर दे, क्लोज मीन्स जब उसमें करंट हो, ठीक है। तो करंट होगा तब क्या होगा, करंट नहीं होगा तो क्या होगा। तो सिंपली हम लोग पहला वाला केस तो अभी पहले ही सॉल्व कर चुके, स्विच इज ओपन। ओपन मीन्स जब करंट इसके बीच में नहीं है, तो करंट नहीं है तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये दोनों एडअप हो जाएगा, ये दोनों एडअप हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में और फिर पैरेलल में। इसका केस हम लोग पहले देख चुके हैं जब करंट नहीं होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं, ठीक है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। पहला केस हम लोग निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 2 + 4 6 हो जाएगा और 6 + 3 9 हो जाएगा। तो 6 और 9 में निकालेंगे तो 6 × 9 / 6 + 9 = 6 9 से 54, 6 9 15, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 18/5 ओम। ये क्या हो गया, पहला आंसर जब करंट नहीं है। इस केस को हम लोग देख चुके हैं, जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होगा तो यही कंडीशन अप्लाई होगा। जब अनबैलेंस्ड होगा, जबकि यहाँ पर दिया हुआ है कि जो अनबैलेंस्ड है, क्योंकि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अनबैलेंस्ड में हम लोग करंट दे रहे हैं, एक्स्ट्रा सप्लाई दे रहे हैं। तो जब इस सर्किट क्लोज होगा, स्विच जो है हम लोग क्लोज करेंगे तो सर्किट क्लोज हो जाएगा, उसमें करंट आ जाएगा। अब उस केस में क्या होगा हम लोग को यही समझना है, जब यहाँ पर करंट होगा, अगर यहाँ पर करंट जाएगा या आएगा जो भी है, करंट अगर इसमें होगा तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा। क्यों होगा ऐसा केस हम लोग पढ़ेंगे, जब करंट इसमें रहेगा, ठीक है, तो ये दोनों क्या है, सीरीज में नहीं हो सकता। करंट रहेगा तो सीरीज में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर यहाँ से कुछ करंट जा रहा है तो यहाँ से और यहाँ से डिवाइड हो जा रहा है। समझ में आ रहा है? हम लोग वहाँ रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल केस में भी देखे थे कि जब करंट जो है डिवाइड होता है वहाँ पर रेजिस्टेंस जो है सीरीज में नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, कुछ करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है जो कि यहाँ जा रहा है, कुछ यहाँ चल जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों सीरीज में नहीं है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, अब दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो सीरीज में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, बी का केस में हम लोग देख रहे हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। सॉरी, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना, देखिए यही क्वेश्चन है 18 में। इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन, अगर ए टू बी डायरेक्ट निकालें हम लोग, डायरेक्ट निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। 6 और ये दोनों अगर पैरेलल है, ये दोनों अगर पैरेलल है और दोनों का कॉम्बिनेशन जो है सीरीज में, ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देखना है कितना आएगा। पैरेलल में रहेगा तो 2 × 6, यहाँ पर देखना है 2 × 6/2 + 6, ठीक है। कितना हो जाएगा, 6 2 = 12 और 6 2 8, तो क्या हो गया 3/2 किसके किसके बीच में, इसके और इसके बीच में, ठीक है। और इसके और इसके बीच में कितना हो जाएगा 4 × 3/4 + 3 12/7 ओम, ठीक है। हम लोग यहीं पर सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर जगह नहीं है, ठीक है। अब ये दोनों सीरीज में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्या इस पर करंट अगर इसमें है तो क्या है, ये दोनों सीरीज में नहीं हो सकता है। जबकि ऐसा हो रहा था कब, जब करंट नहीं है। तो ये जब यहाँ पर करंट है तो यहाँ पर करंट गया तो करंट यहाँ गया और यहाँ गया, तो ये दोनों में डिवाइड हो गया करंट, और जैसे डिवाइड हुआ ये दोनों पैरेलल का केस बन गया। और फिर यहाँ भी जो है करंट निकल रहा है तो ये दोनों क्या है, पैरेलल का केस है, ठीक है। अगर ये दोनों पैरेलल है और इस तरह का केस बन जाएगा, इस तरह का अगर ऐसा रहे
तो ये दोनों को जब हम लोग सॉल्व करने के बाद ऐसे आ रहा है ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद सॉल्व करने के बाद दोनों सीरीज में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में कोई ऑप्शन नहीं है हम लोग के पास, और दोनों का जब पैरेलल कर लिए ये लाइन बन गया तो दोनों क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। तो सिंपली क्या करेंगे, इसको सीरीज में कर लेंगे। यहाँ पर कितना है, रेजिस्टेंस एट 2 ओम एंड 6 ओम के आसपास, ठीक है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर इफेक्टिव रेजिस्टेंस किसके किसके बीच में, 4 ओम एंड 3 ओम, ठीक है, तो इतना निकला। अब इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में क्या होगा, अभी बताएं, सीरीज हो जाएगा। ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा और ये दोनों सीरीज में हो जाएगा। कॉम्बिनेशन इसका निकालने के बाद ये और ये क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। तो सिंपली एडअप हो जाएगा 3/2 प्लस 12/7, ठीक है, ये क्या है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसे रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ पर 40 21 प्लस 24 कितना हो गया, 415,224, इतना हो गया 45/14 है। तो इतना ओम आया, ठीक है। तो ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस, दोनों का जो है कंसेप्ट को ध्यान में रखना, जब करंट होगा तब ये दोनों पैरेलल होगा, ये दोनों पैरेलल होगा और दोनों का कॉम्बिनेशन सीरीज में होगा। और जब यहाँ करंट नहीं रहेगा, मीन्स ये जो करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है वो तो यहीं सिर्फ जा रहा है ना, यहाँ पर नहीं जा रहा है। जब यहाँ जीरो हो जा रहा है तो यहाँ से करंट यहाँ जा रहा है, मतलब सीरीज है, दोनों का करंट अगर सेम है और यहाँ पर भी तो दोनों सीरीज सेम है। तो जब इसके पास करंट अलग इसके पास, तो वहां पर केस बन जाता है ये दोनों सीरीज ये दोनों सीरीज और इसका कॉम्बिनेशन पैरेलल में। और वही जब यहाँ पर करंट होता है तो उसका केस उल्टा बनता है, जब ये दोनों पैरेलल हो जाता है, ये दोनों पैरेलल और दोनों जो है सीरीज में हो जाता है। इसका आंसर ये, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, मीटर ब्रिज वाला क्वेश्चन है, इसको भी करना है। 27 क्वेश्चन, मीटर ब्रिज के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। मीटर ब्रिज क्या होता है, मीटर ब्रिज जहाँ पर हम लोग देखे थे, 1 मीटर का जो है स्केल लगा होता है और उससे जो है हम लोग 2 रेजिस्टेंस को, 4 रेजिस्टेंस होता है टोटल, 2 रेजिस्टेंस, एक अननोन रेजिस्टेंस होता है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है और एक स्लाइडर होता है जो कि स्केल से डायरेक्ट अटैच होता है। वहाँ से हम लोग को पता चलता है कितना लेंथ पर जो है उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू है, ठीक है। उसके अपन में हम लोग फार्मूला निकाले थे, एक्स मानते थे रेजिस्टेंस को, एक्स अपॉन आर लिख देते हैं इसको, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, इन ए मीटर ब्रिज, द बैलेंस पॉइंट is found to be at 39.5 centimeter from the end A. When the resistor A when the resistor is of 12.5 ohm। क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ X। डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ X। दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट of the bridge X if X and R are इंटरचेंज। जब इंटरचेंज कर देंगे तो क्या होगा, इसका भी केस हम लोग देखे थे जब हम लोग इसका थ्योरी पढ़ रहे थे, इंटरचेंज करने से क्या होता है। क्वेश्चन नंबर सी क्या है, व्हाट हैपेंस इफ द galvanometer and cell
galvanometer and cell are interchanged at the balance point of the bridge. Would the galvanometer show any current? क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज में जो है लेंथ L दिया हुआ है 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड ए पॉइंट का नाम दिया हुआ है, जो भी स्केल हम लोग लेते थे उसमें, ठीक है। इस स्केल में एक पॉइंट का नाम ए दिया हुआ, ठीक है, वहां से कितना 39.5। तो एक दूसरा रेजिस्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। टोटल कितना होता था, 1 मीटर का होता था, 100 सेंटीमीटर का, यहाँ से L भी निकल जाएगा, 100 माइनस L भी निकल जाएगा, ठीक है। व्हेन द रेजिस्टर इज इतना, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12.5 ओम। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ एक्स। तो पहले एक्स का जो हम लोग है रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या था, एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल। ये क्या था, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था। यहाँ से हम लोग एल का वैल्यू से क्या है, एक रेजिस्टेंस एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस गिवन रहता है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स से दिया हुआ रहता है, और ये जो है स्लाइडर से जो है इस तरह का स्लाइडर जो रहता था, और यहाँ पर जो मीटर स्केल लगा रहता है, इससे पता चलता था कितना रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इससे हम लोग जो है एक रेजिस्टर का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू हम लोग डालते हैं, कितना दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा, एल दिया हुआ 39.5, 100 माइनस एल क्या हो जाएगा 60.5, और इंटू आर का वैल्यू कितना है 12.5 हो, ठीक है। तो ये हो गया एक्स का वैल्यू। तो x का वैल्यू हम लोग कैसे निकाले, l और 100 माइनस एल का वैल्यू पुट करके। तो l का वैल्यू 39.5 दिया हुआ है, वही जो स्केल का हेल्प हम लोग ले रहे हैं बार बार, ठीक है। यहाँ से स्लाइडर में सपोज कि यहाँ पर 39.5 है, तो ये 100 माइनस क्या हो जाएगा 39.5। तो ये दोनों का वैल्यू पता है, और यहाँ पर जो हम लोग का जो रेजिस्टेंस बॉक्स रहता था उसका वैल्यू गिवन है। तो x का जो अननोन क्वांटिटी का वैल्यू हम लोग यहाँ गैल्वेनोमीटर के साथ लगाते थे, उसका वैल्यू निकालना, ठीक है। उसका वैल्यू यहाँ पर निकल गया है, ठीक है। उसका वैल्यू कितना आ रहा है 8.16। तो इसका वैल्यू कितना आएगा 8.16 ओम। ये क्वेश्चन का आंसर है ए नंबर का, ठीक है। यहाँ से हम लोग का क्या निकल गया, वैल्यू ऑफ एक्स। डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज, बैलेंस पॉइंट निकालने बोल रहा है। अब क्या हम लोग को ये स्लाइडर का पॉइंट निकालने बोल रहा है, ठीक है। इफ एक्स एंड आर आर इंटरचेंज्ड, अगर एक्स और आर को जो है इंटरचेंज करते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पर जो एक्स था, एक्स का वैल्यू यहाँ रख दें और रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ रख दें, तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। और ये एल और ये 100 माइनस एल जो है सेम है, और सिर्फ एक्स और आर जो रेजिस्टेंस का बॉक्स है, और अननोन क्वांटिटी जो एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं फिलहाल, जो कि गिवन नहीं होता सर्किट में, उसका अगर दोनों को इंटरचेंज कर दे तो क्या होगा। तो इंटरचेंज करके देखते हैं क्या हो जाएगा, आर अपॉन एक्स इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का एल का वैल्यू नहीं पता है, इसी पॉइंट को हम लोग फाइंड आउट करना है जब इसको एक्सचेंज कर रहे हैं तो, ठीक है। 4 ही क्वांटिटीज यहाँ पर है, 3 ही क्वांटिटीज है बेसिकली। तो 3 क्वांटिटी में जो एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल चुके हैं, तो यहाँ से क्या होगा, आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू 12.5 और एक्स का वैल्यू 8.16, और यहाँ एल अपॉन 100 माइनस एल। तो इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे और यहाँ से एल का वैल्यू निकल जाएगा, और एल का वैल्यू क्या निकलेगा, इस पॉइंट से एल का वैल्यू, सपोज कीजिए ए पॉइंट ए है, पॉइंट ए से वैल्यू दिया हुआ, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट एंड पॉइंट ए। तो ए से एल का वैल्यू यहाँ तक निकल जाएगा इससे, ठीक है। इसका वैल्यू से क्या निकलेगा, इसका पॉइंटर निकलेगा कि स्लाइडर कहाँ होगा जब ये दोनों इंटरचेंज होगा, ठीक है। तो इंटरचेंज करने के बाद जो है इस पॉइंट पर मान लीजिए स्लाइडर यहाँ पर आके रुका, तो यहाँ पर इससे फॉर्मूला से हम लोग को क्या निकला, अब इससे मल्टीपल करेंगे और यहाँ से एल का वैल्यू कितना निकलेगा 60.5। यहाँ पर एल का वैल्यू क्या आ रहा है 60.5 सेंटीमीटर। अब इससे क्या पता चल रहा है कि जो ये है, जो इसको हम लोग इसका केस पढ़ चुके थे, ठीक है, नोट में, कि जब इसको रिवर्स करते हैं तो ये भी रिवर्स होता है, ठीक है।
हालांकि इसका जो रिवर्समेंट है उसका वैल्यू एक्यूरेट नहीं आता है, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में सेम वैल्यू आया, ठीक है, कि यहाँ पर हम लोग एल ले रहे थे तो यहाँ पर कितना आ रहा था 60.5 आ रहा था, 39.5 ले रहे। अब जब इसको रिवर्स किए तो क्या हो गया, एल जो है यहाँ तक पहुँच गया और एल का वैल्यू हो गया 60.5 और ये 100 माइनस एल का वैल्यू क्या हो गया 39.5। जब इसको रिवर्स किए तो इस वैल्यू भी रिवर्स हो गया, यहाँ से निकल गया एल का वैल्यू निकाले 6.5 सेंटीमीटर 60.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें, व्हाट हैपेंस इफ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज्ड एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज। अगर बैलेंस पॉइंट पर जो हम लोग का ये है, बार बार देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगता है, यहाँ पर जो एक्स फैक्टर होता है और यहाँ पर आर जो होता है गिवन रेजिस्टेंस बॉक्स से, यहाँ पर जो है गैल्वेनोमीटर लगा हुआ रहता है जो इस स्लाइडर से अटैच रहता है, ठीक है। तो बोला जा रहा है क्या, गैल्वेनोमीटर और सेल, जो भी सेल हम लोग यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं इस रेजिस्टेंस बॉक्स से, ठीक है, तो अगर सेल को गैल्वेनोमीटर से बदल दे तो क्या होगा, एंड सेल आर इंटरचेंज एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज, बैलेंस पॉइंट में ही करना है। वुड द गैल्वेनोमीटर शो एनी करंट, गैल्वेनोमीटर करंट शो करेगा कि नहीं, तो अगर गैल्वेनोमीटर को अगर इससे इंटरचेंज कर दिया जाए तो इंटरचेंज कर दिया जाए तो उसके पास करंट पहुंचेगा ही नहीं। क्यों नहीं पहुंचेगा, क्योंकि इसका बैलेंस कंडीशन यहीं तक फुलफिल हो जाएगा, बैलेंस कंडीशन यहीं तक फुलफिल हो रहा है। तो अगर यहाँ पर गैल्वेनोमीटर रहेगा तो गैल्वेनोमीटर के पास करंट नहीं जाएगा, तो करंट नहीं जाएगा तो क्या होगा, उसमें जो है डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, सी का आंसर क्या हो जाएगा, नो, सी का आंसर हो जाएगा नो, गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। कब शो नहीं करेगा, जब दोनों को एक्सचेंज कर देंगे, ठीक है, इंटरचेंज कर देंगे। तो ये रहा तीनों का क्वेश्चन, क्वेश्चन लंबा है लेकिन सॉल्यूशन क्या है, इजी है। इसका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते रहता है, ठीक है। इसको जब इंटरचेंज करें तो वैल्यू भी इंटरचेंज हो रहा है, क्यों, क्योंकि दोनों बैलेंस कंडीशन में होता है। अगर सपोज कीजिए हम लोग जो भी फॉर्मूला यहाँ पढ़ रहे हैं, एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू सपोज कीजिए पी बाई क्यू है, ठीक है, अगर इसको इंटरचेंज करेंगे तो इसका वैल्यू भी इंटरचेंज होगा, क्यों, क्योंकि ये बैलेंस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। अगर 2/5 इज इक्वल टू 4/10 है तो इसको सिंपली इस तरह भी लिख सकते हैं, 5/2 इज इक्वल टू 10/4, इसको लिख सकते हैं इस तरह, ठीक है, क्रॉस मल्टीपल करके इसको इस तरह लिख सकते हैं। इसीलिए इसका वैल्यू जो है एल का वैल्यू इतना है। तो अगर एमसीक्यू में आए तो डायरेक्ट जो है क्या करना है, इसका वैल्यू रिवर्स कर देना है। अगर x और r को रिवर्स करना है, ठीक है, तो उसका वैल्यू भी जो है l और 100 माइनस एल का वैल्यू क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 2/5 इज इक्वल टू 4/10, तो अगर 5 को चेंज कर रहे हैं 5/10 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10/4। इसीलिए जो इसका वैल्यू हम लोग का l का वैल्यू आया, ये वैल्यू कितना हो गया 60.5 और इसका वैल्यू क्या हो गया 39.5, जस्ट इसका अपोजिट हो गया, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन मीटर ब्रिज से क्वेश्चन में, ठीक है। इसके बाद का क्वेश्चन जो है वो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स पोर्शन यहीं तक है, मीटर ब्रिज लास्ट टॉपिक रहता है हम लोग का, ठीक है। एक और टॉपिक है पोटेंशियोमीटर जो कि सिलेबस में नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है। तो थ्योरी क्वेश्चन है 2-3, थ्योरी क्वेश्चन का आंसर जो है अपने से लिखना है, उसका सॉल्यूशन जो है हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि उसका रीजनेबल आंसर क्या होता है, ठीक है। Can we apply Kirchhoff's law to both AC and DC current? Question number 28. Can we apply Kirchhoff's rule to both AC and DC? तो इसका आंसर क्या होगा कि किरचॉफ्स रूल एसी करंट और डीसी करंट दोनों में लगा सकते हैं हम लोग। तो इसका आंसर क्या होगा, सोचना है कि किरचॉफ्स रूल बताता क्या है करंट के बारे में, कि जंक्शन रूल क्या होता है और लूप रूल क्या होता है। तो जंक्शन रूल में जितना करंट आता है, करंट का क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं हम लोग, फ्लक्चुएशन के बारे में बात नहीं होता है। एसी और डीसी का मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं है, एसी और डीसी का जो फ्लक्चुएशन है उसमें अंतर होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आंसर क्या होगा, यस, इसका आंसर क्या होगा, यस, वी कैन अप्लाई किरचॉफ्स रूल टू बोथ एसी एंड डीसी करंट, ओके। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मीन बाय एंड करेक्शन फॉर अ मीटर ब्रिज। ये क्वेश्चन का आंसर जो है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं थ्योरी पोर्शन में। व्हाट इज मीन्ड बाय
एंड करेक्शन। एंड करेक्शन क्या होता है? फॉर अ मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज में एंड करेक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जो है थ्योरी पोर्शन में कवर अप कर चुके कि एंड करेक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर जो भी सर्किट है, ठीक है, इस सर्किट में अगर देखा जाए तो जो भी मीटर स्केल लगा हुआ रहता है मीटर ब्रिज में, वो जो है यहाँ पर जो है जो भी उस पर वर्कर वर्क करता है, ठीक है, वो अगर पूरा तरीका से अटैचमेंट ना हो, अगर उसमें कुछ गैप रह जाए, जो दोनों वायर है, ठीक है, जो कॉपर वायर से दोनों में जो गैप छूट जाए, इससे क्या होगा, हम लोग का वैल्यू में वेरी करेगा। जब हम लोग मीटर स्केल को मेजर करेंगे एल और 100 माइनस एल का जो वैल्यू निकालेंगे, अगर यहाँ पर सपोज कीजिए 3 सेंटीमीटर का वेरी कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर में क्या होगा 3 सेंटीमीटर का वेरी आंसर आएगा। तो एंड करेक्शन क्या बोलते हैं, इसी को करेक्ट करना है, ठीक है, इसी को जब है जीरो वैल्यू से अटैच करना है, ठीक है, जीरो वैल्यू, ताकि प्रॉपर जीरो वैल्यू से ही हम लोग वेरिएंट को आगे करें और लेंथ को जो है प्रॉपर मेजर कर पाए। इसको क्या बोलते हैं, एंड करेक्शन। इसको अपना लैंग्वेज में लिख लेना है डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज इट बेटर टू गेट द नल पॉइंट इन द मिडल ऑफ द वायर इन अ मीटर ब्रिज, व्हाई? इट इज better to get the null point in the middle of wire in a meter bridge. Why? तो क्वेश्चन क्या है, इट इज बेटर टू गेट द नल पॉइंट इन द मिडल ऑफ द वायर इन अ मीटर ब्रिज। तो हम लोग मीटर ब्रिज जब पढ़ रहे थे, मीटर ब्रिज का जो ये स्केल है, इसका स्लाइडर जो है हम लोग पहले बीच में रख के चेक करेंगे। ये जो क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकल के टाइम में पूछा जाता है कि जो हम लोग चेक करना है, अगर इस स्केल को चेक करना है कि प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, तो हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो इधर लेंगे और इधर लेंगे, अगर दोनों का वेरिएंस में दिख रहा है। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन, हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि गैल्वेनोमीटर में अगर एक बार डिफ्लेक्शन इधर दिख रहा है और एक बार इधर दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, प्रॉपर अरेंजमेंट है, ठीक है। अब प्रॉपर अरेंजमेंट के बाद दूसरा प्रिकॉशन हम लोग क्या पढ़े थे कि इसको जो है मिडिल ऑफ द मीटर स्केल में लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को नल पॉइंट मिलने का जो है प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है। नल पॉइंट क्या होता है, नल पॉइंट होता है बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन कब होता है, जब इस पर जो गैल्वेनोमीटर यहाँ से अटैच है, ठीक है, यहाँ पर जो भी गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है इससे अटैच है, इसका वैल्यू जीरो आ जाए। जब गैल्वेनोमीटर में जीरो आ जाए, डिफ्लेक्शन शो नहीं होने लगे, तो उसको बोलते हैं नल पॉइंट। क्यों नल पॉइंट है, क्योंकि वहाँ पर जो है करंट कितना सप्लाई हो रहा है, जीरो, इसीलिए डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। और इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो है बैलेंस्ड है। दोनों का केस सेम जैसा है, जैसा व्हीटस्टोन ब्रिज में है, ठीक है। हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज जब पढ़े थे, वहाँ भी देखे थे ये करंट का वैल्यू क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर जीरो क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो ये पॉइंट है, ये रेजिस्टेंस जो है मिड ऑफ द पॉइंट, मिड ऑफ द पॉइंट लेने का रीजन यही है कि दोनों का लेंथ जो है इक्वली होगा। एल और 100 माइनस एल का वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेट रहेगा, 45, 55, 49, अप्रोक्स 51, ऐसा करके जो है दोनों का रेशियो रहेगा। उससे क्या है, नल पॉइंट मिलने का आसानी होता है, और नल पॉइंट मिल जाएगा तो बैलेंस कंडीशन हम लोग तुरंत खोज पाएंगे, ठीक है। और बैलेंस कंडीशन जैसे फुलफिल होगा, हम लोग अननोन रजिस्टर का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी आंसर मिल गया। तो आज जो है हम लोग क्वेश्चन सीरीज जो है चैप्टर 3 का करंट इलेक्ट्रिसिटी का, इसको खत्म कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद होपफुली हो सकता है हम लोग 4th चैप्टर स्टार्ट करें, या फिर 1st चैप्टर का जो है क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।